लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शीनम शर्मा। लाख टके की बात में सबसे पहले बात होगी जेपीएनआईसी को योगी सरकार ने एलडीए को सौंपने का फैसला लिया है। एसपी सरकार में 2013 में शुरू हुई ये योजना आज भी अधूरी पड़ी है। इसके बाद बात करेंगे यूपी सरकार 5000 से ज्यादा बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों को बंद या मर्ज करने जा रही है, जिस पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। साथ ही बात करेंगे कावड़ पर सियासी घमासान जारी है। एसपी नेता एसटी हसन के बाद एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा ने बीजेपी की तुलना आतंकवादियों से कर दी है। फिर जानेंगे मुजफ्फरनगर के ढाबे पर हुए हंगामे में बड़ा खुलासा क्या हुआ है। हिंदू संगठनों ने धर्म की पहचान के लिए जिस कर्मचारी से बदसलूकी की, उसका असली नाम गोपाल नहीं बल्कि तजम्मुल है। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी है और इस दौरान बैठक में फैसला लिया गया कि अब एलडीए जेपीएनआईसी का संचालन करेगा और जेपीएनआईसी सोसाइटी को भंग कर दिया गया है। अखिलेश यादव का ये ड्रीम प्रोजेक्ट 2017 में बीजेपी सरकार आने के बाद रुक गया था। बीजेपी सरकार ने परियोजना में भ्रष्टाचार की जांच के भी आदेश दिए थे, तब से ये परियोजना अधर में है। यूपी सरकार ने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र परियोजना के लिए गठित सोसाइटी को भंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले में यह भी शामिल है कि इसकी बागडोर लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंपी जाएगी। योगी कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण इसको मेंटेन करेगा। लखनऊ जो पहले व्यवस्था थी उसमें उसको जो गठित इसकी समिति थी जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र हेतु पूर्व में गठित जेपीएनआईसी सोसाइटी को ये भंग कर दिया गया है। उसको भंग करते हुए केंद्र को लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने तथा इसके संचालन का दायित्व भी लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिए जाने का प्रस्ताव आज मंत्रिपरिषद के समक्ष आया था, जिसको मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दिया है। अखिलेश यादव का ये ड्रीम प्रोजेक्ट 2017 में बीजेपी सरकार आने के बाद रुक गया था। बीजेपी सरकार ने परियोजना में भ्रष्टाचार की जांच के भी आदेश दिए थे, तब से ये परियोजना अधर में है। देखिए, यूपी कैबिनेट का जो फैसला है जेपीएनआईसी को लेकर समाजवादी पार्टी उसका विरोध करती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मंशा जेपीएनआईसी की मरम्मत कराना नहीं है, उसका संचालन करना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल जो संपत्तियां थी उनको बेचने का काम किया और जेपीएनआईसी को भी भारतीय जनता पार्टी बेच देना चाहती है। ये वही इमारत है जिसके अंदर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा लगी है। इसी प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए अखिलेश इमारत के भीतर जाना चाहते थे। हालांकि मौके पर पुलिस और प्रशासन की घेराबंदी और गेट पर टीन शेड लगा दिया गया था। इसके बाद 11 अक्टूबर 2023 को अखिलेश यादव इस इमारत में दीवार फांद कर गए थे। उस वक्त इस मामले ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और लखनऊ विकास प्राधिकरण जेपीएनआईसी की अब मरम्मत कराएगा और फिर उसे संचालित करने की जिम्मेदारी भी एलडीए को आज सौंप दी गई है। जेपीएनआईसी का निर्माण एसपी सरकार में रियल एस्टेट कंपनी शालीमार ने दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर किया था। वर्ल्ड क्लास लेवल की इमारत 18 मंजिला है। इसका प्रोजेक्ट कास्ट करीब 1000 करोड़ था। इसमें पार्किंग, जेपी नारायण से जुड़ा एक म्यूजियम, बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस खेलने की व्यवस्था भी है। 100 कमरों का एक बड़ा सा गेस्ट हाउस इसके अंदर है। एक ऑल वेदर स्विमिंग पूल भी है। छत पर एक हेलीपैड भी बनाया गया है। प्रोजेक्ट की शुरुआत 2012 में तत्काल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुरू की थी। बिल्डिंग में 2000 की क्षमता वाला कन्वेंशन हॉल, प्रदर्शनी हॉल, ओपन एयर थिएटर, अत्याधुनिक जिम की भी सुविधाएं शामिल हैं। 2012 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सत्तारूढ़ रही। इस बीच में उनकी बहुत ही बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना थी जेपीएनआईसी सेंटर, यानी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर। इस सेंटर में न सिर्फ कई सारी परियोजनाओं का शिलालेख किया गया, बल्कि इसको बड़े स्तर पर अखिलेश यादव ने बनवाया था। ये उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक थी। आपको याद होगा पिछले दिनों जिस पूरे मामले पर राजनीति हुई थी, तो अखिलेश यादव इसी गेट को फांद कर अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। फिल वक्त वो कूद कर अंदर चले गए थे, लेकिन फिलहाल एलडीए ने इसको बैरिकेटिंग कर दी है और दीवार भी खड़ी कर दी है।
आज ये खबरों में इसलिए फिर है क्योंकि JP-NIC का जो पूरा का पूरी सोसाइटी थी उसको कैबिनेट ने भंग कर दिया है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने भंग कर दिया है और इसको लखनऊ विकास प्राधिकरण के हवाले कर दिया है। यूपी सरकार के जरिए 5000 से ज्यादा बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों को बंद या फिर मर्ज करने के फैसले से सियासी घमासान खड़ा हो गया है। सरकार का दावा है कि ये फैसला गुणवत्ता सुधार और शिक्षा ढांचे के पुनर्गठन के लिए लिया गया है, लेकिन विपक्ष इसे राजनीतिक साजिश करार दे रहा है। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। यूपी सरकार ने 5000 से ज्यादा बेसिक शिक्षा विभाग के प्राइमरी स्कूलों को बंद या मर्ज करने का फैसला किया है। इस कदम के पीछे सरकार का दावा है कि ये निर्णय गुणवत्ता सुधार और शिक्षा ढांचे के पुनर्गठन के लिए किया गया है, लेकिन विपक्ष इसे राजनीतिक साजिश करार दे रहा है। मंत्री दयाशंकर सिंह का कहना है कि सिर्फ लोगों को सैलरी देने के लिए स्कूल नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा कि जो जनता के हित में होगा वो फैसले होते रहेंगे। कि जो जनता के हित में होगा वो फैसले होते रहेंगे। जो लोग जिनका विरोध करना ही लक्ष्य वो करते रहेंगे। तो भाई जहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं है और केवल लोगों को सैलरी देने के लिए थोड़ी विद्यालय चलेगा। वहीं आरएलडी के सांसद चंदन सिंह चौहान का कहना है कि स्कूलों को मर्ज करने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया है। एक गांव के बच्चे को दूसरे गांव भेजने में सुरक्षा चिंता का विषय है। तो इसमें अभी फिलहाल स्टार्टिंग में बहुत सी चिंताएं सामने आ रही है। बच्चों के अभिभावकों की, जो गांव के लोग हैं उनकी, स्कूल के जो संचालन करता है उनकी, क्योंकि एक सामाजिक ज्ञान की बात है कि एक गांव से दूसरे गांव में प्राइमरी के बच्चे जो छोटी उम्र के होते हैं उन्हें गांव से बाहर जाना बच्चों को कोई भी परिवार सुरक्षित महसूस नहीं करता। समाजवादी पार्टी ने सरकार के फैसले को बच्चों की शिक्षा छीनने की साजिश बताया है। वहीं मायावती ने भी मर्जर नीति पर सवाल उठाए हैं और इस फैसले को गरीबों, दलितों और कमजोर वर्गों के खिलाफ बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कांवड़ पर सियासी घमासान भी जारी है। एसपी नेता एसटी हसन के बाद एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा ने बीजेपी की तुलना आतंकवादियों से कर दी है। बीजेपी ने एसपी नेता के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। बीजेपी ने पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है? अखिलेश यादव के इशारे पर यह बयान सामने आया, जिस पर सियासत जारी है। सुनवाते हैं आपको। कांवड़ यात्रा पर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एसपी के पूर्व सांसद एसटी हसन के बाद अब उनकी ही पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने बीजेपी की तुलना आतंकवादियों से कर दी है। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करते हैं और आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हत्या करने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आतंकवाद में कोई अंतर नहीं है। एसपी पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार कर कहा कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में शरिया कानून लागू करके मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देकर के वोट बैंक बनाना चाहती है। उत्तर प्रदेश के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में व्यवस्थित सकुशल कांवड़ यात्रा को लेकर के है और हर क्रेता का अधिकार है वो जाने की किस व्यक्ति से वो सामान खरीद रहा है, उसकी पहचान क्या है। इससे पहले एसपी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कांवड़ियों की तुलना पहलगाम के आतंकियों से की थी। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। मंत्री ओपी राजभर का कहना है कि सरकार सभी धर्मों के लिए नियम बनाती है, लेकिन एसपी कांग्रेस को सिर्फ नफरत फैलानी आती है। कांग्रेस, सपा, बसपा के लोगों ने नफरत का बीज बोया है। उस नफरत से निजात दिलाने के लिए कोई उपद्रव न हो, इस नाते जो है सरकार फैसला ली है और किसी से कोई दुश्मनी थोड़ा है किसी का। सरकार जो भी योजना बना रही है सभी जाति धर्म के लिए बना रही है। कांवड़ यात्रा से पहले दुकानों पर नेम प्लेट की पहचान का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा।
वहीं सियासी दलों में वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और रविदास मेहरोत्रा के बयान पर समाजवादी पार्टी काफी घिर गई है। बीजेपी का कहना है कि एसपी के नेता मानसिक संतुलन खो चुके हैं और साक्षी साध्वी प्राची ने कहा है कि एसपी को अभी आतंकवादियों की परिभाषा नहीं पता है। मजहबी तुष्टीकरण के लिए एसपी जानबूझकर ऐसे बयान दे रही है। समाजवादी पार्टी किस प्रकार के बयान दे रही? पहले कावड़ यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को गालियां देना, उनको नफरती कहना, उनकी तुलना पहलगाम के आतंकियों से करना, और अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता, उसके नेता जिनको देश की जनता ने चुना है, उनको आतंकियों से तोल रहे हैं। तो इतना भी नहीं पता कि आतंकवादी की परिभाषा क्या होती है। वहां जो पहलगांव के अंदर जो नाम पूछ करके नहीं, धर्म पूछ करके जिन लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा उनकी गर्दन काटी गई। एसटी हसन, यहाँ बताइए कौन सी आतंकी घटना हुई है? इनको तमीज नहीं है कि ये क्या बयान दे रहे हैं। शर्म आती है मुझे इनकी बुद्धि पर। पहले हरिंद्र मलिक कांवड़ियों को हिंसक कहते हैं, उसके बाद एसटी हसन उनकी तुलना आतंकवादियों से करते हैं, और अब रविदास मेहरोत्रा। ये समाजवादी पार्टी के सिलसिलेवार बयान जो है अखिलेश यादव के निर्देश पर हो रहे हैं, और इसके पीछे इंडिया अलायंस खड़ा है। ये चाहते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े। मुजफ्फरनगर के ढाबे पर हुए हंगामे में बड़ा खुलासा हुआ है। जिस कर्मचारी को लेकर दावा किया जा रहा है कि हिंदू संगठनों ने धर्म की पहचान के लिए उसके साथ बदसलूकी की, उसका असली नाम गोपाल नहीं बल्कि तजम्मुल है और उसके पिता का नाम मकसूद है। वहीं मुजफ्फरनगर में पंडित ढाबा पर केस दर्ज हो गया है और ढाबा मालिक समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। ढाबा कर्मचारी के साथ मारपीट का भी आरोप है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर पहचान अभियान कांड में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ढाबे पर काम करने वाला गोपाल जांच के बाद तजम्मुल निकला। कर्मचारी के आधार कार्ड से उसकी असली पहचान का खुलासा हुआ। क्या नाम है आपका? तजम्मुल। तजामुल। उस वक्त गोपाल क्यों बताया था आपने? जी मेरे पर दबिश के रखी थी होटल वालों ने। किसने दबाव दिया था आपके ऊपर? होटल वाले ने। होटल वाले कौन? नाम बताइए। सनवर। सनवर ने क्या कहा था? सनवर ने अरे अपना नाम गोपाल बताइए जी। गोपाल बताइए ना अपना नाम। ढाबा कर्मचारी गोपाल उर्फ तजम्मुल ने ढाबा मालिक पर पहचान छिपाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। मालिक कौन है होटल? मालिक सनवर। सनवर है जी। अच्छा, दबाव सनवर का था आपके ऊपर। पुलिस आई थी आपसे पूछताछ करने के लिए? जी। हैं? जी। पूरा मामला नेम प्लेट विवाद से जुड़ा है। मुजफ्फरनगर में ढाबे में पहचान पर विवाद हुआ था। मुस्लिम कर्मचारी हिंदू बनकर काम कर रहा था, गोपाल बनकर तजम्मुल काम कर रहा था। आधार कार्ड से पहचान का खुलासा हुआ। तजम्मुल ने पेंट उतरवाने का आरोप लगाया था। पेंट उतरवाने का वीडियो वायरल हुआ था। अब गोपाल बनकर काम करते तजम्मुल पर खुलासा हुआ है। ढाबा संचालक ने मारपीट का आरोप लगाया था। स्वामी यशवीर की टीम पर मारपीट करने का आरोप लगा था। ढाबे पर काम करने वाले इसी गोपाल उर्फ तजम्मुल ने हिंदूवादी संगठन से जुड़े युवकों पर कपड़े उतारकर उसकी जांच करने का आरोप लगाया था। मुजफ्फरनगर में अब पंडित ढाबा पर केस दर्ज हुआ है। ढाबा मालिक समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और इटावा कांड के बाद एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की कथित ब्राह्मण विरोधी बयान को लेकर ब्राह्मण समाज में व्यापक रोष देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव के आजमगढ़ आगमन से पहले जिले भर में ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने अपने घरों पर काला झंडा लगाकर विरोध दर्ज कराया। अखिलेश के नए घर में गृह प्रवेश में काशी के पंडित भी नहीं पहुंचे। आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने नया घर बनवाया है। इसी भवन में एसपी का ऑफिस भी है, लेकिन गृह प्रवेश को लेकर नया विवाद भी जुड़ गया।
ब्राह्मण समाज के लोगों ने अखिलेश यादव का विरोध किया। उन्होंने अखिलेश पर ब्राह्मणों की छवि खराब करने का गंभीर आरोप लगाते हुए विरोध जताया। वहाँ पर अगर ये चाहते तो बैठा करके मामले को तुरंत रफा दफा कर देते, कोई विवाद नहीं, लेकिन इन्होंने बयान दे करके एक तूल पकड़ा दिया और ब्राह्मणों के खिलाफ अपने लोगों से सोशल आईडी पर ये ऐसा कमेंट मैं बोल नहीं सकता, ऐसा कमेंट कोई फर्जी आईडी बना करके ऐसा कमेंट दिलवा रहे हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। ब्राह्मण समाज जब इनका आगमन हुआ कि आजमगढ़ आ रहे हैं तो आजमगढ़ के ब्राह्मण समाज बौखला गए कि ऐसे कृत्य करके आजमगढ़ आ रहे हैं, ठीक नहीं है। अखिलेश यादव के गृह प्रवेश में काशी के पंडित नहीं आए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अखिलेश यादव काशी के पंडितों से पूजा कराना चाहते थे। इटावा कांड से काशी के पंडित नाराज हैं। अखिलेश यादव जी ने सनातन संस्कृति शास्त्रीय परंपरा का विरोध किया है, अपमान किया है, तो कोई विद्वान ब्राह्मण तो आएगा नहीं। काशी के विद्वान तो महान है, वो समझते हैं। अरे बुलाइए ना उनको, जो जिनके लिए आप इतनी बतंगड़ बनाए, जातिवाद फैलाया आपने, उनको बुलाइए, उन्हीं आचार्यों से गृह प्रवेश कराइए। आजमगढ़ के चंदन जी महाराज ने गृह प्रवेश करवाया। अतरोलिया के श्यामधर चौबे ने भूमि पूजन करवाया। इटावा के कथावाचक अपमान कांड पर अखिलेश ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। पीडीए को लेकर अखिलेश मुखर भी हुए। फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से ब्राह्मण समाज के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट भी हुए। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। जिले की सभी 10 विधानसभा सीट और दोनों संसदीय सीटों पर एसपी का कब्जा है। ऐसे में अखिलेश यादव के गढ़ में ब्राह्मण समाज का खुला विरोध पार्टी के लिए 2027 के चुनाव से पहले एक बड़ी चुनौती बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने घोसी विधानसभा से एसपी विधायक सुधाकर सिंह को भगौड़ा घोषित किया है। कोर्ट के फैसले के बाद सुधाकर सिंह ने भी अपना बयान जारी किया। सुधाकर सिंह का कहना है कि वो भगोड़े नहीं हैं। उनके खिलाफ 3 केस कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है, जिनकी पेशी के लिए वो आते रहते हैं। कोतवाली से उनका ऑफिस 500 मीटर की दूरी पर ही है, इसलिए भगोड़ा होने का कोई आधार ही नहीं है। मऊ घोसी से एसपी विधायक सुधाकर सिंह को भगोड़ा घोषित किया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा घोषित किया है। 1986 में बिजली सब स्टेशन पर प्रदर्शन के दौरान बवाल हुआ था। तोड़फोड़ और बवाल के मामले में सुधाकर सिंह पर केस दर्ज हुआ था। सुधाकर सिंह के वकील का कहना है कि हमें इस बारे में कोई समन नहीं मिला था, इसे लेकर कोर्ट में अपील की गई है। अब इस मामले में 10 जुलाई को सुनवाई होगी। 1989 के करीब मऊ जनपद मऊ जिला बना, वो पत्रावली ट्रांसफर होकर के यहाँ आई और यहाँ आकर के तब से चल रही थी। तब से माननीय सुधाकर सिंह 2 बार घोसी विधानसभा का नेतृत्व कर चुके हैं, निर्वाचित विधायक रहे, अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया उन्होंने और आज भी वो जनता के बीच में अपना कार्य कर रहे हैं। भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद विधायक सुधाकर सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। सुधाकर सिंह ने कहा कि जिस कोर्ट में हर 3 महीने में मैं पेश होता हूँ, वो मुझे भगोड़ा कैसे घोषित कर सकता है। समस्याओं को लेकर के जो मुकदमे कायम है, मैं लड़ रहा हूँ। उसी कोर्ट ने हमको 2 बार बरी किया है 2 केसों में, और हर तीसरे महीने में वहाँ हाजिर होता हूँ। जब उसी कोर्ट में रोज हाजिर होता हूँ तो फिर हमको भगोड़ा घोषित कैसे किया जा सकता है। उसी जगह परमानेंट रहता हूँ। 500 मीटर पर यहाँ थाना है और यहाँ पर सीओ बैठते हैं, यहाँ कोतवाल बैठते हैं। रोज डीएम की एसपी की मीटिंग में मैं जाता हूँ, तो मैं फरार कैसे हो सकता हूँ। मऊ कोर्ट ने 25 जुलाई 2023 को सुधाकर सिंह को औपचारिक तौर पर भगोड़ा घोषित किया था। विधायक चुने जाने के बाद सुधाकर सिंह ने 4 जून 2024 को जिला कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद उनके मामले को आगे की कार्यवाही के लिए एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में पहली बार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एवं लॉजिस्टिक क्लस्टर यानी कि IMLC को लॉन्च किया गया है। लॉन्चिंग कार्यक्रम में सीएम योगी भी मौजूद रहे और यूपी सरकार ने 26 जिलों में 27 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर विकसित करने की दिशा में ठोस पहल की है।
ये क्लस्टर्स राज्य को भारत के सबसे बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक पावर हाउस में बदलने की क्षमता रखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी इंडस्ट्रियल मैप में ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर और कॉरिडोर भी वहां डेवलप कर रहे हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के 6 नोड प्रदेश में पहले से ही बन रहे हैं, लेकिन ये 6 नोड एक्सप्रेसवे पे नहीं बन रहे हैं। इनको 6 नोड जो भारत सरकार की सहमति से हमने स्थापित किए थे, वहां पे इससे जुड़ा हुआ इन्वेस्टमेंट हो रहा है और यह एक नए युग परिवर्तक घटना के रूप में आप इसको आप मान सकते हैं कि इस प्रकार की इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर का विकास एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 10,000 एकड़ लैंड एक साथ 27 ऐसे क्लस्टर विकसित करने में मदद करेगा। यह एक नए भारत के, उस नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जिसने अपने को बेमारू राज्य से अब भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है और विकसित भारत की संकल्पना में अपनी भूमिका के निर्वहन करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। एक बड़ा अभियान है और मेरा यह मानना है कि इन्वेस्टमेंट की पहली शर्त होती है सुरक्षा और लैंड बैंक।